गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जीशान सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से ऐप के ऊपर PGMN ऐप। बच्चों, आज एक बड़ा ही अच्छा दिन है। अच्छा दिन इस सेंस में कि आज हम शुरू कर रहे हैं वन शॉट, ठीक है। और वन शॉट में आज जो हमने पहला चैप्टर चूज किया हुआ है वो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये एक स्वीट सा चैप्टर है जो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो LMR का टाइम टेबल दो, मिल जाएगा, टाइम टेबल मिल जाएगा, है ना, घबराने की बात नहीं। प्रीलिम्स है तो अभी मत अटेंड करो लेक्चर, है ना। लेक्चर की तैयारी, अपने एग्जाम की तैयारी करो, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन, कभी कभी आप नोटिफिकेशन ऑफ करके रखते हो तो नहीं आता है, या कभी ब्लॉक हो जाता है, कुछ ऐसे गलती से हो जाता है, कुछ ऐसा जिसकी वजह से नोटिफिकेशन नहीं आती है। अब मुझे तो नोटिफिकेशन आई थी, है ना, PGMN ऐप पे मैं भी हूं तो मुझे तो नोटिफिकेशन आती है ना। तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए जल्दी से हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये है चैप्टर का नाम, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में एक बार मैग्नेट को रख दिया जाए तो उसके ऊपर, आज सिर्फ थ्योरी, वन शॉट मतलब सिर्फ थ्योरी, ठीक है। मुकेश सर भी पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक सर भी लेंगे, कुछ टॉपिक्स मैं भी लूंगा, दोनों भी लेंगे, है ना, घबराने की बात नहीं है। तो अगर किसी बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो वो रोटेट करता है। बार मैग्नेट क्या करता है बच्चों? रोटेट करता है। क्यों रोटेट करता है? क्योंकि उसके ऊपर एक रोटेटिंग फोर्स लगता है, और उसी रोटेटिंग फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं। उसी रोटेटिंग फोर्स को, यहां पेन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एडिट में नहीं किया है लगता है इसको, यहां से लेजर पॉइंटर आ रहा है। नहीं, वो नहीं है सर। हाँ, तो जो हमारा रोटेटिंग फोर्स होता है, उसी रोटेटिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रोटेटिंग फोर्स को ही हम टॉर्क बोलते हैं। वो फोर्स जो रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। टॉर्क जो लगता है बच्चों किसी बार मैग्नेट के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में, उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, जहां थीटा मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल होता है। जहां थीटा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल हमारा थीटा होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा मैग्नेट है, साउथ से नॉर्थ ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की दिशा हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरह से है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई। तो इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम थीटा बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। टाउ का सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, टॉर्क का सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लेना है, टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा। इस वजह से ये मैग्नेट रोटेट करता है, इस टॉर्क के वजह से ये मैग्नेट क्या करता है बच्चों? रोटेट करता है। टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है भाई पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट। देखो, बार मैग्नेट को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो उस बार मैग्नेट के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जिस पोटेंशियल एनर्जी का नाम होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। बार मैग्नेट को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं
तो उसके पास एक एनर्जी आ जाती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास है एक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो देख लो। तो उसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, यहां पर हमको तो पता है कि देखो, एक चीज आपको बताता हूं। देखो, हमारा जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है? छोटा सा वर्क डन अगर देखोगे तो वो होता है F इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। अब आपको टोटल वर्क डन चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपको टोटल वर्क डन इस तरह से मिल जाता है। ये तब की बात है जब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा हो, लेकिन अगर बॉडी के ऊपर टॉर्क लग रहा होगा तो फिर छोटा सा वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन होगा टाउ इंटू डी थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, रोटेटिंग फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क डन हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? वर्क डन हो जाता है। ठीक है, वर्क डन हो जाता है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड्स, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है टाउ इंटू डी थीटा, और ये डी डब्ल्यू ही हमारा वर्क डन हो जाता है, और ये वर्क डन हो जाता है टाउ इंटू डी थीटा। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करने वाले हैं वर्क डन निकालने के लिए। एक बार हमको वर्क डन मिल गया तो वही वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। वही वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो आइए देखिए, यहां पे मैं आपको बताता हूं। तो जो हमारा वर्क डन है वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, रोटेटिंग फोर्स इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करने से हमें क्या मिलता है? वर्क डन मिलता है। अब यहां पर टाउ हम पहले ही देख चुके हैं, टाउ हमारा क्या है? एम बी साइन थीटा। तो टाउ की जगह पर रख दो एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हम यहां पर पुट कर देंगे। अब देखो, m और b दोनों भी कांस्टेंट हैं, तो m और b को बाहर निकाल लो। m और b दोनों भी कांस्टेंट है तो इनको बाहर निकाल लो, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है ना? साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यही वर्क डन हमारे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। यही वर्क डन हमारे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस एम बी कॉस थीटा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, और वेक्टर फॉर्म में अगर तुम लिखना चाहो तो ये हो जाता है माइनस एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, और ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों? ये है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ केसेस हैं, वो केसेस हम देख लेते हैं। पहला केस है जब थीटा 0 हो जाए। जब थीटा 0 का मतलब समझते हो? उसका मतलब ये होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और मैग्नेट को ऐसा रखा हुआ है, मैग्नेट को इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, सच दैट ये उसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाएगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे m और b के बीच का एंगल क्या है? m और b के बीच का एंगल यहाँ क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। तो m और b के बीच का एंगल अगर 0 है तो मेरी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी माइनस एम बी कॉस ऑफ 0। कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये सिंपली हो जाएगा u इक्वल टू माइनस एम बी, यू इक्वल टू माइनस एम बी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये था पहला केस। अब देखते हैं अगला केस, जब थीटा 180 डिग्री हो जाए। थीटा 180 का मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो इस दिशा में है, पर जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऑपोजिट दिशा में है। तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट किधर है? मैग्नेटिक मोमेंट हमारा इस दिशा में। तो यहाँ दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री है। यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या है? 180 डिग्री है। तो यहाँ u क्या हो जाएगा? यहाँ u हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मतलब कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या होता है? कॉस 180 माइनस 1 होता है, तो ये माइनस एम बी इंटू माइनस 1, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एम बी, ये हो जाएगा प्लस एम बी।
आइए थर्ड केस में, थर्ड केस क्या है ना, थर्ड केस हमारा क्या है, थर्ड केस है हमारा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 हो। थीटा 90 का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, है ना, और हमारा मैग्नेट कैसा रखा हुआ होगा, मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ होगा सच दैट उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा हो। तो यहां देखो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में। तो फिर अगर क्योंकि यहां पे दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो क्योंकि दोनों के बीच का एंगल यहां पर, हाँ, क्योंकि यहां पर दोनों के बीच का एंगल 90 है, इसीलिए यहां पर जो हमारा u हो जाता है वो हो जाता है माइनस mb cos ऑफ 90। cos 90 क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, तो u हमारा हो जाएगा जीरो, u हमारा हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पर हुई, देखो यहां प्लस mb, वहां जीरो, और यहां पर क्या है माइनस mb है। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। कब, जब एंगल जीरो हो जाए, इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, यानी कि भाई m और b एक ही दिशा में है, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का केस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, और मैक्सिमम कहां है, यस यस, मैक्सिमम कहां है, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। इसी को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम है। तो यही तीन केसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ग्राफ भी आप आराम से बना सकते हो, देखो यहां पे ग्राफ भी है। तो इस ग्राफ में हमारे वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे तो हमारा थीटा है, हमारा एंगल थीटा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और बच्चों वाई एक्सिस पे आप देखो तो mb है, यानी पोटेंशियल एनर्जी है। तो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे क्या है, थीटा है। ठीक है, हाँ ये नोट्स मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है, ये नोट्स मिलेंगे। सर इस चैप्टर में क्या क्या आईएमपी है वो बताते चलो ना प्लीज। हाँ ये सब आईएमपी है बच्चों, छोटा सा चैप्टर है। अब जब चैप्टर छोटा होता है तो सब आईएमपी ही होता है ना, छोटे चैप्टर में सब आईएमपी होता है, सबको आईएमपी समझ के पढ़ो। ठीक है, तो यहां पर देखो u इज इक्वल टू, जब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, माइनस mb cos थीटा। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी और थीटा का जब ग्राफ बनेगा, जब पोटेंशियल एनर्जी और थीटा का ग्राफ बनेगा तो वो कैसा ग्राफ है, वो माइनस कॉस थीटा का ग्राफ है। अब आपको मैंने बताया था कि याद रखना कि अलग अलग टाइप के ग्राफ होते हैं। ये ग्राफ किसका ग्राफ है, प्लस साइन थीटा का ग्राफ है ना। ये ग्राफ किसका ग्राफ है, ये ग्राफ माइनस साइन थीटा का ग्राफ है। उसके बाद ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये प्लस कॉस थीटा का ग्राफ है ना। तो प्लस कॉस थीटा का ग्राफ कहां से शुरू होता है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू होता है। प्लस कॉस थीटा का ग्राफ कहां से शुरू होता है, डेली मॉर्निंग में ही लेने वाला हूं, यस मॉर्निंग में ही डेली चलने वाला है लेक्चर हमारा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा का ग्राफ पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू होता है और माइनस कॉस थीटा का ग्राफ नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू होता है। तो माइनस कॉस थीटा का ग्राफ कहां से शुरू होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू होता है। इसीलिए आप देखो क्योंकि यहां पे u माइनस, देखो माइनस साइन है ना, तो माइनस कॉस थीटा है ना, इसीलिए ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू हो रहा। तो माइनस mb से जीरो और जीरो के बाद प्लस mb, माइनस mb से जीरो, जीरो से प्लस mb, ये प्लस mb है, माइनस mb से प्लस mb, और ये माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ कौन सा बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ध्यान से सुनते रहो और कुछ भी परेशानी दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है तो बीच में पूछ सकते हो। सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जितने भी प्रकार की रिकॉर्डिंग है सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स, मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिज्म कहां से आती है। तो मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिज्म आती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। हमको पता है कि एटम के अंदर में, है ना, सीक्वेंस बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, सब बताएंगे। तो हमको पता है कि भाई देखो
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते रहते हैं और ये जो गोल गोल घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक करंट क्रिएट करते हैं। वो करंट क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिज्म हैज इट्स ओरिजिन इन द सर्कुलेटिंग चार्जेस इन एन एटम। ठीक है, दो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक करंट के लूप जैसा बिहेव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे, वो गोल गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन करंट कैरिंग लूप जैसा बिहेव करते हैं। और हमको पता है कि जो करंट कैरिंग लूप होता है, करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग लूप क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाँ जी। एंड हैज सम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो हम अभी कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट एंड इज टर्म्ड एज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूमने की वजह से हमको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिलता है। वहीं से मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज आती हैं। वहीं से मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला टॉपिक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर देता हूं मैं, स्टार मार्क। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जिसमें हमको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है। किसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हमको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखो, इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरह से गोल गोल घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की कुछ तो स्पीड होगी, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मैं बोल देता हूं v। इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होगा, तो उसके मास को बोल दो me। me इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इसके ऑर्बिट का कुछ तो रेडियस होगा, तो इसके ऑर्बिट को रेडियस को मैं बोल देता हूं r। हमको पता है ये एंगल तो अपना 90 डिग्री होता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गोल गोल घूम रहा है। यहाँ बीच में आप न्यूक्लियस ले सकते हो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा रेडियस है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से गोल गोल अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, तो वहां पे एक करंट कैरिंग लूप के जैसा बिहेव करेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन का मूव करना मतलब करंट का पैदा हो जाना। इलेक्ट्रॉन का मूव करना मतलब इलेक्ट्रिक करंट का पैदा हो जाना। तो ये करंट कैरिंग लूप जैसा बिहेव कर रहा है। कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों? करंट कैरिंग लूप के जैसा बिहेव कर रहा है। तो यहां पर देखो, हमको निकालना क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्योंकि हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो हमको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। क्या होता है बच्चों? I इंटू ए, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप, करंट इंटू एरिया ऑफ द लूप। यस और नो? तो अब देखो, यहां पर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ अब जो हमारा करंट है, करंट क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां चार्ज कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिख दिया और टाइम पीरियड को T लिख दिया। चार्ज को E लिख दिया, टाइम पीरियड को T लिख दिया। ठीक है, अच्छा। तो अब यहां पर ये क्या हो जाएगा? अब हमको पता है कि टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये v पलटी खा के ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा EV अपॉन 2πr। ये आ गया हमारा करंट। ये आ गया क्या बच्चों? ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूं। I हमारा आ गया है EV अपॉन 2πr। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं एरिया की तरफ। एरिया क्या हो सकता है? तो एरिया जो है वो तो हमारा होगा πr²। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। अब नाउ पुटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1। 2 और 3 को 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद क्या मिलेगा ये देखते हैं। m इज इक्वल टू I है हमारा EV अपॉन 2πr इनटू a। तो a हमारा क्या है? a है हमारा πr²। तो ये r और r क्या हो जाएगा? कैंसल। पाई और पाई क्या हो जाएगा? कैंसल। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आ जाएगा EVR अपॉन 2। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा बच्चों? EVR अपॉन 2। ठीक है, बस। हाँ, यस, जयेश ने बिल्कुल सही कहा है, EVR अपॉन 2। यस यस, फिजा बोलेंगे क्या बात है। यस, ऋषभ ने भी बिल्कुल सही कहा है। ये बात आपको समझ में आई क्या? EVR अपॉन 2 यही मैग्नेटिक मोमेंट है। इसी को ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं।
इसी को हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक, ऑर्बिटल बोलो या ऑर्बिटल बोलो, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। कुछ और चीजें क्या कर सकते हैं, हम यहां से जाइरो मैग्नेटिक रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहां से बोर मैग्नेटॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जाइरो मैग्नेटिक रेशियो और बोर मैग्नेटॉन हम कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, हाँ चाहो तो शॉर्ट नोट निकाल सकते हो, पर मैं बोलूंगा कि ना ही निकालो तो अच्छा है, क्योंकि लेक्चर थोड़ा स्पीड में होगा। अब इतने स्पीड में लेक्चर हो रहा है तो शॉर्ट नोट निकालोगे तो फिर ध्यान नहीं दे पाओगे, इसीलिए आज के लेक्चर में शॉर्ट नोट ना ही निकालो तो अच्छा है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से रिवाइज कर लेना। ठीक है, बस समझते चले जाओ, बस फ्लो में बहते चले जाओ, समझते चले जाओ, समझते चले जाओ। ठीक है, चलिए, तो अब यहां से हम बोर मैग्नेटॉन कैसे निकाल सकते हैं और जाइरो मैग्नेटिक रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, वो हम यहां पर देखते हैं। तो हाँ, एक काम आप कर सकते हो, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक खोल के रखो और पेजेस पलटाते चले जाओ, है ना, पेजेस पलटाते जाओ, चेक करते चले जाओ, टॉपिक्स चेक करते चले जाओ, है ना, वो तुम काम कर सकते हो। स्टेट बोर्ड की बुक खोल के रखो, पेज नंबर देखते चले जाओ। ठीक है, चलेगा। तो अब यहां पर जो है हमारा जाइरो मैग्नेटिक रेशियो हम निकालते हैं, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, कुछ नहीं बच्चों, बस यही इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर पहले हेडिंग ही दे देता हूं अच्छे से, मैं अच्छे से यहां पे हेडिंग दे देता हूं। आइए हेडिंग देते हैं, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो कैसे निकलेगा। तो अभी अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो है EVR/2। अब यहां करना क्या है कि मास से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये EVR/2 ये एज इट इज लिख दो, और ऊपर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, ये MVR बन जाएगा, देखो, है ना। तो ये MVR ही तो एंगुलर मोमेंटम होता है, तो वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो ये आ गया, देखिए m = EL/2m, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। और ये मैग्नेटिक मोमेंट का दूसरा रूप है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक रूप तो ये हो गया, एक रूप इसको रोमन 1 बोल देता हूं, और उसका दूसरा रूप ये आ गया, इसको रोमन 2 बोल देता हूं, m = EL/2m। इसी को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस, चार्ज तो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आ जाएगा। तो उसी चीज को वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब यहां से कुछ भी नहीं करना बच्चों, बस L को उधर लेके चलो, तो M/L का जो रेशियो होता है वो होता है E/2m, है ना। और इसी को हम बोलते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, इसी को हम बोलते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, इसी को हम बोलते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। इसकी एक वैल्यू भी होती है 8.8 × 10⁻10 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी, ऊपर चार्ज है नीचे मास है, तो ये कूलम पर केजी इसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। इस वैल्यू को आप याद रख सकते हो, इस वैल्यू को आप याद रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड भी लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा। L कैसे आया, MVR, MVR क्या होता है, L होता है। देखो MVR क्या होता है, L होता है। MVR एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम MVR होता है ना भाई, तो MVR की जगह पर क्या लिख दिया है, L लिख दिया है। ठीक है, समझा क्या। चलो अब यहां पर मैं एक और चीज दिखा दूं आपको, बोर मैग्नेटॉन की हम बात कर लेते हैं। बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो चलो मैं यहां लिख देता हूं, बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन इज नथिंग बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अब आइए बोर मैग्नेटॉन बताता हूं। बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन क्या है अभी आपको दिखाता हूं मैं, ये देखिए। तो हमने यहां पर लिखा m = EL/2m,
m इज इक्वल टू EL अपॉन 2m, m इज इक्वल टू EL अपॉन 2m, है ना। अब यहां पर करना क्या है आपको, हमको पता है कि भाई बोर ने जो अपना सेकंड पोस्टुलेट दिया था, बोर के सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से L क्या होता है, L होता है NH अपॉन 2 पाई, ये होता है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई, ये आपने बोर के सेकंड पोस्टुलेट में पढ़ा था। L मतलब, अरे वाह अभिषेक, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि L का मतलब क्या होता है। L का मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है, L का मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। चलिए, है ना, सुबह सुबह इतने प्यारे सवाल, आहा आहा, तेरी एक झलक मिल जाए तो। आइए अब यहां पर L की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर L की वैल्यू जब पुट कर देंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। M इज इक्वल टू E इंटू N इंटू H अपॉन, नीचे में 2m है और यहां पे 2 पाई भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख देता हूं, M जो है वो आ जाएगा E इंटू N इंटू H अपॉन 4 पाई M। अब N के जगह पर 1 रखना है, N के जगह पर क्या रखना है, 1। नाउ पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा EH अपॉन 4 पाई M, और इसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, इसी को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, बोर मैग्नेटॉन एक्चुअल में मैग्नेटिक मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट फर्स्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, है ना। हाँ जी, यस, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है, चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, बोर मैग्नेटॉन भी समझ में आया होगा, है ना। यहां पे एक छोटी सी चीज रह गई है, मैं आपको वापस ले चलता हूं। कौन सी चीज हमारी रह गई है मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा एक टॉपिक यहां पे रह गया है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट, है ना। टाइम पीरियड ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट जो है ना वो ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो बार मैग्नेट ऑसिलेट करता है, बार मैग्नेट ऐसा 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 ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में बार मैग्नेट को रखोगे ना तो वो ऐसा ऐसा ऑसिलेट करता है। तो उसके ऑसिलेशन का एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड अभी हम यहां पर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहां पर निकालने वाले हैं। अब देखो यहां पे पहले मैं थोड़ा सा आपको एसएचएम के बारे में बताता हूं। तो देखो एसएचएम के हिसाब से जो हमारा एफ होता है, एफ क्या होता है, माइनस के एक्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। और यहां पर देखिए जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर एम अपॉन के, ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। ये कहां होता है, ये लीनियर एसएचएम के अंदर में होता है। किसके अंदर में होता है बच्चों, लीनियर एसएचएम के अंदर में ये वाली चीज हमारी होती है। लेकिन यही अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करें, अगर हम बात करें एंगुलर एसएचएम की, ठीक है, यस मैं बता रहा हूं, देख लो। अगर हम एंगुलर एसएचएम की बात करें तो वहां रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, यहां रिस्टोरिंग फोर्स होता है, तो वहां रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लिखते हैं माइनस सी इंटू थीटा, ये हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क होता है। तो यहां पर टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाता है, टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई रूट अंडर। अब जो काम यहां मास कर रहा है वही काम यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, जो काम यहां मास कर रहा है वही काम यहां एंगुलर एसएचएम में, वही काम यहां पे कौन करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, ठीक है। और यहां के की जगह पर यहां कौन आ जाएगा, सी है। तो देखो यहां के था तो यहां पे कौन है, सी है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारे एंगुलर एसएचएम के टाइम पीरियड का। ये किसके लिए हो गया, एंगुलर एसएचएम के लिए हो गया। तो ये वाला जो है ये लीनियर एसएचएम के लिए है, ये वाला जो है ये एंगुलर एसएचएम के लिए है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के बार मैग्नेट के लिए मैं अप्लाई करता हूं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के मैं अप्लाई करता हूं बार मैग्नेट के लिए। तो नाउ फॉर बार मैग्नेट
फॉर बार मैग्नेट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, फॉर बार मैग्नेट हमको पता है कि जो हमारा टाउ होता है एमबी साइन थीटा। टाउ क्या होता है भैया, एमबी साइन थीटा। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। सी मींस क्या सर, सी एक कांस्टेंट होता है ना, जैसे यहाँ के कांस्टेंट होता है वैसे यहाँ पे सी एक कांस्टेंट होता है। सी क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है, ठीक है सर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर बच्चों इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा इज स्मॉल है तो फिर साइन थीटा क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल, और ये माइनस भी है, माइनस साइन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो ये देखिए टाउ इक्वल टू माइनस एमबी थीटा। ये क्या किया मैंने साइन थीटा को थीटा लिख दिया है। साइन थीटा क्यों लिख दिया, क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है। अगर एंगल स्मॉल होता है तो साइन 0 0 होता है, तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा। साइन 0 0 होता है तो साइन थीटा थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस एमबी थीटा हो गया। अब इसको कंपेयर करो इससे कंपेयर करो इसको, तो क्या देखने को मिलेगा, सी क्या है, सी हमारा एमबी है ना, तो हियर सी इज इक्वल टू एमबी। सी के जगह पर कौन है, सी के जगह पर हमारा एमबी है ना। तो बस हमारा काम हो गया। नाउ अब हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर मास। तो मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन सी। तो सी हमारा क्या है, सी हमारा एमबी है। तो ये देखिए ये आ गया टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो समझा क्या, आई अपॉन एमबी 2 पाई रूट अंडर आई अपॉन एमबी, ये बार मैग्नेट का हो गया टाइम पीरियड। तो चलिए इसी बात पे बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब यहां पे कुछ डेफिनेशंस आ रहे हैं बच्चों, यहां पे कुछ डेफिनेशंस आ रहे हैं। तो पहला डेफिनेशन हम यहां पे देख रहे हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन को मैं सिंबल इस तरह से दे रहा हूं, मैग्नेटाइजेशन ये होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा लिखो या सिंपली एम नेट अपॉन वी ऐसा लिखो। नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो गया वो हमको यहां से पता चलता है, ठीक है। तो अब याद रखो कि ये एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आई इंटू ए यानी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन लो ना, कौन सा एंगुलर एक्सेलरेशन माय डियर, है ना, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, एम्पियर पर मीटर ऐसा लिखो, या मीटर को ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा -1। तो दोनों सेम ही चीज है। एम्पियर पर मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, ठीक है, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन को आई भी लिख सकते हैं ना सर, यस। बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू, सर वैल्यू देखो ना, वैल्यू निकाल लो ना बुक में से, देखो ना बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू बुक में चेक करो। हाँ 9.27 इंटू 10⁻⁻⁴ है ना। बोर देख लो बुक में वो वैल्यू दी हुई है 9.2। वो पूछते नहीं है बाबा, है ना, उसका टेंशन मत लो। और अगर पूछा भी तो सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल भी सकते हैं, ठीक है सर। इसमें डायमेंशंस दो ना, डायमेंशंस की कोई जरूरत नहीं है यार। इतने डायमेंशन एम्पियर पर मीटर अगर तुमको निकालना भी है तो हमारा करंट हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है। करंट स्टैंडर्ड यूनिट है और लेंथ भी स्टैंडर्ड यूनिट है, बस आ गया। यही तो डायमेंशन है इसका, ऊपर करंट है नीचे लेंथ है, दोनों स्टैंडर्ड, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, दोनों को यहां पुट कर दो, आई अपॉन एल, यही अपना डायमेंशन है, यही अपना क्या है भाई, डायमेंशन है, यस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया मैग्नेटाइजेशन। आगे बढ़े, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन हमें क्या बताता है कि मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज हो गया है,
वही हमको कौन बताता है, मैग्नेटाइजेशन बताता है। ठीक है ना, यही हमको मैग्नेटाइजेशन बताता है कि मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज हो गया है, वही हमें मैग्नेटाइजेशन बताता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है, छोटे छोटे डेफिनेशन से देख लो। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है भाई, रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो देखो कुछ भी नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो मान लो हमारे पास ना एक सोलेनॉइड है, क्या है भाई, सोलेनॉइड। अब जनरली हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो हम सोलेनॉइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सोलेनॉइड का यूज करते हैं, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, है ना, हम सोलेनॉइड का यूज करते हैं। जिस मटेरियल को भी मैग्नेटाइज करना है उस मटेरियल को हम अंदर रख देते हैं और ये मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, हाँ ये डेफिनेशन पूछते हैं, ये डेफिनेशन आपको याद करना है। डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, ये वन मार्क्स के लिए छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी ना उसको हम बी नॉट बोल देते हैं। वे सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये एक्चुअली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसको क्या बोलते हैं भाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक और नाम है इसका, इसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो फील्ड जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में काम आए, वो फील्ड जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के काम आए उसी को मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोलते हैं, है ना। तो हमको पता है कि जो बी नॉट होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है, ये आपको पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। देखो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। यहां एन इंटू आई को ही एच बोला जा रहा है, एन इंटू आई को ही क्या बोला जा रहा है, एच बोला जा रहा है। एन इंटू आई को ही हम क्या बोल रहे हैं, इसको ही हम एच बोल रहे हैं। यही हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच क्या हो गया, एच हो गया एन इंटू आई। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बेसिकली हमें क्या बताता है कि एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। अब देखो करंट जितना ज्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें क्या बताता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें बताता है। इसकी यूनिट भी क्या होगी, इसकी यूनिट भी होगी देखिए एम्पियर पर मीटर। इसकी यूनिट भी एम्पियर पर मीटर ही होती है। जो मैग्नेटाइजेशन की ऐसा यूनिट होती है वही मैग्नेटिक इंटेंसिटी की भी ऐसा यूनिट होती है। तो अब बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, तो यहां से हम एच क्या लिख सकते हैं, एच को हम लिख सकते हैं बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। तो एच को ऐसा भी लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1, और एच को ऐसा भी लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 2। एच को इस तरह से भी लिख सकते हैं, उस तरह से भी लिख सकते हैं, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट लिख दो एच को, या नहीं तो एन इंटू आई लिख दो। ये दोनों भी फॉर्मूला एच के लिए वैलिड है, ये दोनों फॉर्मूला एच के लिए ट्रू है। ठीक है, ठीक है, एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यस बिल्कुल सही बात है। ये देखो इसका स्टैंडर्ड यूनिट भी एम्पियर पर मीटर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। तो एच हमें क्या बताता है कि एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, वो हमें एच बताता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अगला क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल शब्दों में मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली इज मटेरियल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है किसी मटेरियल से पर यूनिट एरिया, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये तो मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी नॉट मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये एक्सटर्नल फील्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक्सटर्नल फील्ड की बात हो रही है। तो द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये तो अभी अभी हमने देख लिया। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये वही चीज है। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, हाँ अब आते हैं मैग्नेटिक, द मैग्नेटिक रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द, ठीक, अच्छा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। ठीक है, तो मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे बताता हूं, कुछ क्रिटिकल बातें मैं आपको अब यहाँ पे बताने वाला हूं। ठीक है, यहां देखो कुछ क्रिटिकल बातें। अब देखो बच्चों यहां पर, सर ये टॉपिक बुक में नहीं दिख रहे है ना, अच्छा बताता हूं कहां दिखेंगे। ये टॉपिक आपको दिखेगा पेज नंबर 256 पे, पेज नंबर 256 पे आ जाओ, पेज 256, वहां पे आपको ये टॉपिक दिखेगा। पेज 256 पे आपको ये टॉपिक दिखेगा। ठीक है,
ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लो हमने एक एक्सटर्नल फील्ड ले ली है। क्या ले लिया भाई? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड हमने कैसे क्रिएट किया? तो हमने यूज किया एक सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड यूज करके हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लिया। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं? बी नॉट बोल रहे हैं। बी नॉट हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारा बी नॉट होता है वो क्या होता है? म्यू नॉट इंटू एन आई लिखो, या बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू एच लिख सकते हैं। बी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू एच। ये हमारा बी नॉट हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब कोई बात नहीं, डेफिनेशन नहीं है फिर भी पूछ सकते हैं। अंदर देखो, लाइन के अंदर छुपा हुआ है, अंदर पैराग्राफ के अंदर छुपा हुआ है, सब कुछ पैराग्राफ के अंदर छुपा हुआ है माय डियर, ठीक है। टोरॉइड भी यूज कर सकते हैं। टोरॉइड में भी तो फॉर्मूला वही होता है जो सोलेनॉइड में होता है ना, तो क्या फर्क पड़ता है जी? वहां भी तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, यहां भी बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। सर इसके नोट्स इमीडिएटली सेंड कीजिए प्लीज। ठीक है, इमीडिएटली करवा दूंगा। ओके जी सोमेश, चलिए। तो बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है। ये बी नॉट मैंने एक्सटर्नल फील्ड लिख दिया। अब इसके अंदर एक मटेरियल लाके रख दो। इसके अंदर क्या लाके रख दो? एक मटेरियल लाके रखते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं एक मटेरियल लेके आता हूं। तो ये सपोज बच्चों मैंने एक मटेरियल लाके इसके अंदर रख दिया है। अब मैं इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहता हूं। मैं इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहता हूं, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो उसके लिए ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये जब मैग्नेटाइज होगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, बीएम। इसको बीएम बोल दो। बीएम मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल के अंदर इंड्यूस हो गई है ना। तो बी नॉट क्या है? यहां पे आप समझ लो, बी नॉट एक्सटर्नल फील्ड है, बीएम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो मैं लिख रहा हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द मटेरियल, वो हमारा क्या हो जाएगा? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द मटेरियल वो कुछ ऐसा हो जाएगा, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। वो कुछ ऐसा हो जाएगा, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। तो अगर वो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक है तो वो सेम दिशा में मैग्नेटाइज होता है, और अगर वो डायामैग्नेटिक है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो यहां पे माइनस आने जाता है, तो प्लस माइनस बी एम, मतलब प्लस भी हो सकता है और वो माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि जो अंदर मटेरियल रखा हुआ है वो पैरा है, डाया है, फेरो है, कैसा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलेगा, तो अभी आलतू फालतू के बारे में मत सोचो, बस यहाँ पे पॉइंट के बारे में सोचो, बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, ठीक है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? देखो, बी को हम लिख सकते हैं बी नॉट। तो बी नॉट क्या है? बी नॉट है म्यू नॉट इंटू एच, और बीएम को हम क्या लिख सकते हैं? बीएम को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एमजेड, ठीक है। तो यहां से बी हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा म्यू नॉट, कॉमन निकल जाएगा, और ये हो जाएगा एच प्लस एमजेड यानी मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इसको बोल दो इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब देखो, जिस तरह से बी नॉट को हमने म्यू नॉट इंटू एच लिखा था, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला तो ये है, इसका एक फॉर्मूला और है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, अब यहां पर बात आ रही है रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी की। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी क्या है? रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इन दोनों के परमियाबिलिटी के रेशियो को ही हम बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम बोल सकते हैं कि म्यू जो है वो है म्यू आर इंटू म्यू नॉट, इस तरह से भी इसको बोला जा सकता है। ऑल्सो जो हमारा मैग्नेटिक परमियाबिलिटी होता है ना, वो क्या होता है? वो उसको हम B अपॉन एच भी बोल सकते हैं। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी को हम B अपॉन एच भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं आपको बता दूं, अब यहां से हम बोल रहे हैं कि भाई B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच, ठीक है। और म्यू हमारा क्या होता है? म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है, तो इसको हम म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच भी बोल सकते हैं। बी को हम म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, यहां पर एक और डेफिनेशन आती है, और वो डेफिनेशन क्या है?
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सिंबल है काई, सिंबल क्या है भाई? परमियाबिलिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी आसानी से किसी मटेरियल के अंदर घुस सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। ठीक है, नहीं लेक्चर 3 घंटे का नहीं है, लेक्चर अभी थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, लेक्चर जो है वो 20-25 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है कि कोई मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कि हाउ इजीली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड, कोई मटेरियल कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है वो होता है mz अपॉन h, मैग्नेटाइजेशन अपॉन h, ये हमारा ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला होता है। mz को ही कुछ बुक्स में I भी लिखते हैं, पर जस्ट इग्नोर दैट, मैग्नेटाइजेशन अपॉन h है ना, ये हमारा होता है ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला mz अपॉन h, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट ससेप्टिबिलिटी, है ना, इनटू h, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू h, ये चीज हम यहां से लिख सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू h। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनटू h। तो अब यहां पर मैं आपको वापस ले चलूंगा इतिहास के पन्नों में, और अब देखो ये वाला इक्वेशन हम यूज करने वाले हैं, मैग्नेटाइजेशन ससेप्टिबिलिटी इनटू h होता है ना, तो मैग्नेटाइजेशन जो है, अब देखो यहां जो मैग्नेटाइजेशन दिख रहा है, यहां ससेप्टिबिलिटी इनटू h लिख सकते हैं, है ना, तो पुटिंग इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए से हमें क्या पता चलेगा? वहां हमने लिखा था b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, है ना, h प्लस mz, ऐसा लिखा था वहां पे। तो अब देखो mz की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? mz की जगह पर हम लिख सकते हैं काई इंटू h लिख सकते हैं। और देखो h अगर मैं बाहर निकाल लूं, h बाहर निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस काई इंटू h। ठीक है, ये आ गया b। अब इसको कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है भाई? तो देखो वी नो दैट, हमें पता है ऑल्सो कि भाई b क्या होता है? b होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू h, b ऐसा होता है ना। तो भाई इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशंस, हम क्या बोल सकते हैं कंपेयर करने के बाद कि भाई म्यू आर के जगह पर कौन है? म्यू आर के जगह पर ये है। तो ये आ गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, किसके बीच का? रिलेटिव मैग्नेटिक परमियाबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच का ये रिलेशनशिप है। ये इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, कि भाई रिलेटिव परमियाबिलिटी दिया हुआ है और बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी क्या होगा बताओ, या ससेप्टिबिलिटी दिया रहेगा और बोलेंगे रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या है बताओ, तो वो आप यहां से आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, अब आ जाइए यहां, अब हम आ रहे हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक आपको कहां मिलेगा देखने को मैं आपको बताता हूं, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 257 पे। हम आ जा रहे हैं पेज नंबर 257 के आसपास आ जा रहे हैं हम। ठीक है, तो आइए यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मटेरियल को, प्रीवियस स्लाइड, हाँ, WKT, वी नो दैट, WKT का मतलब है वी नो दैट, WKT मतलब वी नो दैट। ठीक, थैंक यू सना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के आधार पर मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। यस कुणाली, बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू सना, थैंक यू। ठीक है, EMI, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर भी डिसाइड नहीं किया, देखते हैं क्या लेना है। ठीक है, चलिए। तो
अच्छा याद रखो कि भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव, फॉर पैरामैग्नेटिक इज पॉजिटिव एंड स्मॉल। तो यहां पर मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं, देखो जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच होता है। अब देखो ये एच क्या बता रहा है, ये बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। किसके बारे में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में। और मैग्नेटाइजेशन किसके बारे में बताता है कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो गया। तो अब देखो जो हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो ऑपोजिट दिशा में मैग्नेटाइज हो जाता है, डायामैग्नेटिक ऑपोजिट दिशा में मैग्नेटाइज हो जाता है। तो फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है, तो जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना वो नेगेटिव होती है, किसके लिए, डाया के लिए। और जो ससेप्टिबिलिटी होती है ना वो पॉजिटिव होती है, किसके लिए, पैरा और फेरो के लिए। तो पैरा और फेरो के लिए ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि ये जिस दिशा में होता है ये भी उसी दिशा में होता है, एक्सटर्नल फील्ड जिस दिशा में होगा मैग्नेटाइजेशन भी उसी दिशा में होगा। पर डाया में क्या होता है, डाया में ये और ये ऑपोजिट हो जाते हैं, ये दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं, इसलिए डाया का ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और पैरा और फेरो का ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इस बात को आपको याद में रखना है, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें करते हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते किसको है, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है विच आर वीकली रिपेल्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो वीकली, हाँ टेक्स्ट को रीड करने से हो जाएगा भैया, ठीक है। अबे सब हम ही दे देंगे तो तुम क्या करोगे, सर एबीसीडी सिखाया क्या, सर 1 2 3 4 सिखाया क्या, सर एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया क्या, सब हम ही कर देंगे भाई, तो तुम क्या करोगे, तुमको भी तो कुछ करना होगा ना, ठीक है, चलेगा। अब यहां आइए डायामैग्नेटिज्म। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भैया, द मटेरियल विच आर वीकली रिपेल्ड, ठीक है। तो जो मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड में वीकली रिपेल हो जाए, रिपेल, उनको हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। जो मटेरियल, हाँ इनके प्रॉपर्टीज पूछते हैं ना, व्हाट आर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव सम प्रॉपर्टीज, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, चलेगा। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ यहां सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इनकी। तो यहां पे डायामैग्नेटिक में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है इनका, जीरो होता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। तो इनके पास जो है ना, देखो जब भी इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो अब क्या क्या होता है यहां पे मैं आपको बताता हूं। तो एक बात तो ये है कि जब तुम इनको ये वीकली रिपेल होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये वीकली रिपेल होता है ना, रिपेल्ड। तो जब तुम इनको एक फील्ड के अंदर में रखोगे ना तो ये घूम के ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा फील्ड के। क्यों ऐसा हो गया, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि उधर झुकेगा तो वो मारेगा, इधर झुकेगा तो ये मारेगा, इधर से भी मार खा रहा, उधर से भी मार खा रहा, तो इसीलिए बिल्कुल ऐसा बीच में आ जाता है ताकि इससे भी दूर हो जाए, उससे भी दूर हो जाए, तो ऐसा रहता है। उधर झुकेगा तो वो मारेगा, इधर झुकेगा तो ये मारेगा, इसलिए कहीं झुकता नहीं है, बीच में ऐसा खड़ा रहता है, बीच में ऐसा खड़ा रहता है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, केमिस्ट्री में है ये, ठीक है, ओके जी, बहुत अच्छी बात। दूसरी बात क्या है कि अगर किसी लिक्विड को ले लोगे ना, लिक्विड को ले लोगे, डायामैग्नेटिक लिक्विड ले लोगे अगर, तो ये डायामैग्नेटिक लिक्विड ले लिया यहां पे, और ये नॉर्थ और साउथ पोल ले लिया, तो ये लिक्विड का लेवल भागता है नीचे, तो ये लेवल जाता है ऊपर। तो लेवल नीचे क्यों भाग रहा है, क्योंकि रिपेल हो रहा है, वो फील्ड से दूर भागना चाहता है। जो लिक्विड है, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, वो फील्ड से दूर भागना चाहता है, इसीलिए ये वाला लेवल नीचे भाग जाएगा, तो वो वाला लेवल ऊपर चला जाएगा। यहां भी देखो उसने रिपेल किया, रिपेल करने की वजह से फील्ड जो है ना डाइवर्ज हो गई, फील्ड डाइवर्ज हो गई, है ना, रिपेल किया तो, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहां देखिए डेफिनेशन भी दिया हुआ है, द सब्सटेंसेस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल भी दिया हुआ है, कॉपर, गोल्ड, बिस्मथ, मेनी मेटल्स, लेड, सिलिकॉन, ग्लास। पानी भी डायमैग्नेटिक होता है। वुड, लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, टीना, प्लास्टिक, है ना, लोहा नहीं है भाई यहाँ पे, बस कॉपर, गोल्ड है ना, कॉपर, गोल्ड, बिस्मथ, है ना, ओके जी। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ये डायमैग्नेटिक आपको समझ में आ गया होगा।
तो हम बढ़ते हैं आगे। What are the properties of diamagnetic substance? तो diamagnetic substance weakly magnetize in the direction opposite to that of external field. External field के opposite direction में magnetize हो जाता है। Diamagnetic is weakly repelled by magnetic field. Magnetic susceptibility of diamagnetic substance is small and negative. In the absence of external magnetic field, the resultant magnetic moment of each atom is zero. किसी भी एक एटम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, ठीक है। ये देखो, यही बता रहा था मैं, ये बता रहा था। देखो ऐसा बीच में खड़ा हो जाता है ना, बीच में ऐसा खड़ा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए लिक्विड नीचे भाग रहा है, लिक्विड नीचे भाग रहा है, यहां नीचे भाग रहा है तो यहां ऊपर भाग रहा है ना। और यहां पे अगर आप ले लोगे इसको तो ये भी दूर भागेगा, है ना। मैग्नेट पास लाओगे, मतलब कि अगर लिक्विड को ऐसा ले लिया, डायमैग्नेटिक लिक्विड को, तो अगर मैग्नेट को पास लेके आओगे ना तो लिक्विड जो है ना वो दूर भागेगा, इस तरह से दूर भाग गया, दूर भाग गया, क्योंकि पोल्स पास है तो लिक्विड दूर है, पोल्स दूर तो लिक्विड पास, पोल्स पास तो लिक्विड दूर, क्योंकि रिपल्शन हो रहा, पोल्स पास तो लिक्विड दूर, तो बीच में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पैरामैग्नेटिज्म में। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है भाई? थोड़े बहुत हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पैरा में जो चीज स्मॉल क्वांटिटी में होती है, फेरो में वही चीज शिद्दत के साथ होती है, ज्यादा क्वांटिटी में। तो पैरा में थोड़े बहुत अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फेरो में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके पास, किसी भी एक एटम के पास थोड़ा थोड़ा नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, लेकिन ओवरऑल सबको ऐड करके टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। इंडिविजुअल के पास तो होता है लेकिन ओवरऑल जो है उसका जीरो हो जाता है, ओवरऑल जीरो हो जाता है। ठीक है, अंदर में फील्ड बढ़ गई है, देखिए अंदर में फील्ड बढ़ गई है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। डेफिनेशन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं? सब्सटेंसेस दैट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज वीकली अट्रैक्टेड। सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली, लिखा नहीं उसने, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऑक्सीजन, ये गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो देखिए ऑक्सीजन, कॉपर, याद रखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा सॉलिड होगा, पर पैरा और डाया लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, चलिएगा। तो आइए यहां पर देखिए बड़ा भयानक भयानक एग्जांपल दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, कॉपर, है ना, और पता नहीं क्या क्या, है ना। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस गेट मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, सेम दिशा में मैग्नेटाइज हो जाता है। जिधर एक्सटर्नल फील्ड होती है उसी दिशा में ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। डायामैग्नेटिक जो है वो ऑपोजिट दिशा में मैग्नेटाइज होता है, ये जो है वो सेम दिशा में मैग्नेटाइज हो जाता है, बट लूज मैग्नेटिज्म व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड को हटाओगे ये अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा। जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड को हटाओगे, डाया भी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, ये भी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। फेरो लूज नहीं करता, फेरो जल्दी लूज नहीं करता। ठीक है, अच्छा। टू अंडरगो पैरामैग्नेटिज्म सब्सटेंस मस्ट हैव वन और मोर, थोड़े बहुत तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, थोड़े बहुत अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। दिस इज बिकॉज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड देयरबाय कॉजिंग पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और द प्रॉपर्टीज, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। पैरामैग्नेटिज्म वीकली अट्रैक्टेड। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो इनकी होती है वो होती है पॉजिटिव होती है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और छोटी होती है। वो पैरा भी छोटा है, डाया भी छोटा है, फेरो बड़ा है। फेरो की ससेप्टिबिलिटी बड़ी होती है और पॉजिटिव होती है, छोटी और पॉजिटिव, छोटी और पॉजिटिव। हर एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे बिहेव करता है, पर ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो होता है। हर एटम मैग्नेटिक डाइपोल के जैसे बिहेव करता है और ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। अब देखो ये ऐसा आ गया, है ना, तो जब तुम इसको रखोगे इस तरह से फील्ड के अंदर में, तो ये झुकेगा और ये उधर जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। ये वाला पोल इधर खींच रहा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, वो बोलेगा नहीं मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो ओके भाई, ले ये हाथ तू ले ले, वो पैर तू ले ले, तू भी कुछ रख ले, तू भी कुछ रख ले, तो वो ऐसा हो जाता। दोनों खींच रहे ना, वो भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा, दोनों साइड से खींच रहे, तो दोनों साइड से खींच रहे तो वो ऐसा हो जाता। अगर दोनों रिपेल करते तो वो ऐसा हो जाता, पर दोनों खींच रहे तो ऐसा हो जाता। समझ रहे बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। तो उम्मीद है कि ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये ऊपर चढ़ता है, यहां लिक्विड का लेवल ऊपर चढ़ेगा क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ऊपर चढ़ेगा, तो इधर नीचे गिरेगा, उधर ऊपर चढ़ेगा, एंड सो ऑन। चलिए, हाँ। अब यहां पर एक और बात आपको याद रखनी है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है उसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ये क्यूरी लॉ के बेसिस पे हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट फेरोमैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में कुछ पढ़ देते हैं। ठीक है,
फेरोमैग्नेटिज्म में एक डोमेन थ्योरी होती है। डोमेन थ्योरी क्या होती है? डोमेन्स मतलब कि छोटे छोटे रीजन्स होंगे जहां पे मैग्नेटिक मोमेंट एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो है बच्चों यहां पर डोमेन थ्योरी में क्या होता है कि ना इस तरह से छोटे छोटे मैग्नेटिक मोमेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं डोमेन्स, ठीक है। द रीजन इन विच ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन आर नोन एज डोमेन्स। वो रीजन जहां पे सारे मैग्नेटिक मोमेंट सेम दिशा में अलाइन हो जाते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। उनको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको ही हम डोमेन बोलते हैं, ठीक है। रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेन थियरी। रीजन इन विच ऑल मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज डोमेन, ठीक है। तो इस तरह की डोमेन होती है यहाँ पे। अब जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, यहाँ पे जब एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे बी नॉट, तो डोमेन्स अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। ये रोटेट हो जाएगा, वो भी रोटेट हो जाएगा, डोमेन्स अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, डोमेन्स टूटना शुरू हो जाते हैं। वो चीज मैं आगे दिखाता हूं। तो ये डायग्राम बहुत गंदा दिया, आपके बुक का डायग्राम देखो, ये डायग्राम अच्छे से यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। बुक में आप देखो, बुक में आपको मिलेगा कि डोमेन्स जो है वो ब्रेक होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके सारे एक ही दिशा में अलाइन होने लगते हैं। तो पहले डोमेन स्ट्रक्चर कैसा था? पहले वो स्ट्रक्चर ऐसा था, एक उधर था, एक उधर था, एक इधर था, एक इधर था। बाद में क्या होगा? बाद में ये भी इधर हो गया, ये भी उधर हो गया, पर ये दोनों अलग अलग हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सारे एक ही दिशा में अलाइन हो जाएंगे, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर। तो धीरे धीरे करके सारे एक दिशा में ऐसा मुड़ जाएंगे और पूरा नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको वहां पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डोमेन का साइज बढ़ने लगता है, डोमेन का साइज बढ़ने लगता है ना। और यहां पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो दो सब्सटेंसेस which are strongly magnetized in the direction of external magnetic field are called as ferromagnetic substance। एग्जांपल क्या है? स्टील, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, डिस्प्रोसियम, है ना, आर देयर अलॉयज, है ना, ये सारे अलॉयज वगैरह है ना। तो ये सारे जो है ना, सिंक, इसको याद करने के लिए बताया है सिंक, सिंक SINC, स्टील, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे क्या हैं? ये सारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर में, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताइए। इसकी प्रॉपर्टी पैरा से मिलती जुलती है। इसका जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ससेप्टिबिलिटी वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है और वेरी हाई होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी देखो पैरा की तरह, पैरा के जैसा ही ये भी अट्रैक्ट हो गया है, पैरा के जैसा ही ये भी अट्रैक्ट हो गया, ये भी ठीक पैरा के जैसा ऊपर अट्रैक्ट हो गया, ये भी पैरा के, सब कुछ पैरा के जैसा हो रहा है। यहाँ पे सब कुछ पैरा जैसा है, जैसा पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है वैसे ये भी बिहेव करता है। तो अब यहां पर क्यूरी लॉ आ चुका है। क्यूरी लॉ हमारा क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा क्यूरी लॉ के बारे में। तो यहां पर बच्चों ये आपको मिलेगा पेज नंबर 259 के अंदर में, पेज नंबर 259 के अंदर में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एक चीज करता हूं, पहले मैं लिखता हूं फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो पहले मैं लिखता हूं फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फॉर पैरामैग्नेटिक मटीरियल, पैरामैग्नेटिक मटीरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां जो मैग्नेटाइजेशन है उसका एक फॉर्मूला है। तो मैग्नेटाइजेशन जो है ना वो होता है भाई C इंटू बी एक्सटर्नल अपॉन टेम्परेचर, ये एक रिलेशनशिप होता है। और देखो कॉमन सेंस की बात है, मैग्नेट एक्सटर्नल फील्ड जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा, मटेरियल उतना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, और टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मैग्नेटाइजेशन उतना कम हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा होने से मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा। और C को क्या बोलते हैं? C इज कॉल्ड एज क्यूरी कांस्टेंट। C को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, C को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, C को क्या बोलते हैं? क्यूरी कांस्टेंट। अरे भैया ले रहा उसी का तो माहौल बना रहा ना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्यूरी कांस्टेंट, ठीक है, चलेगा। तो यहां पर देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, बी नॉट को मैं लिख रहा हूं, क्यूरी कांस्टेंट को वैसे रहने दो,
है ना, बी नॉट को लिख दो म्यू नॉट इंटू एच अपॉन टेम्परेचर। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो बी नॉट की जगह पर मैंने क्या लिखा है, जो बी नॉट हमको दिख रहा है, बी नॉट की जगह पर मैंने लिखा है म्यू नॉट इंटू एच। बी नॉट को लिखा है म्यू नॉट इंटू एच। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, यस और नो? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू एच? ठीक है। अब देखो हमने ससेप्टिबिलिटी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है, ऑल्सो जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है वो था mz अपॉन एच, मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि mz इज काई इंटू एच, mz इज काई इंटू एच। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। 2 को उठा के 1 में पुट कर दो, 2 in 1, 2 को पुट कर दो 1 में, तो 2 को 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, काई इंटू एच इज इक्वल टू सी इंटू म्यू नॉट इंटू एच अपॉन टी। अब देखो ये एच और एच क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगी, सी इंटू म्यू नॉट अपॉन टी, सी इंटू म्यू नॉट अपॉन टी। तो मैं चाहूंगा कि तुम इक्वेशन नंबर रोमन 1 देख लो और इक्वेशन नंबर रोमन 2 देख लो। रोमन 2 से हमें क्या पता चलता है, रोमन 2 से हमें पता चलता है कि ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसके लिए भैया, किसके लिए, याद रखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ये सारा कुछ पैरामैग्नेटिक के लिए लिखा है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हाँ वैसा भी कर सकते थे, एच को डिवाइड भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एच को इधर लाके डिवाइड करके भी लिख सकते थे, एक ही बात है। घुमा फिरा के कान को ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो या वैसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, ऐसा भी करके पकड़ लो। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, तो मैं ये बता रहा था कि ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, चलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना, यहां कहीं जगह नहीं दिख रही है, ठीक है, ठीक है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, अभी जगह नहीं है तो। फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ये शॉर्टकट में लिख दिया मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए आप देख सकते हो बच्चों, पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, पेज नंबर है आपका 261, पेज 261 पे देख सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए सी अपॉन, ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो होती है सी अपॉन टी माइनस टीसी। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए सी अपॉन टी माइनस टीसी, जहां टीसी क्या है, टीसी है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको क्यूरी टेम्परेचर भी बोलते हैं ना, मैं क्यूरी लिख देता हूं, है ना, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, अब ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी नहीं है, ये थोड़ा सा अलग रिलेशनशिप है। तो फेरो का रिलेशनशिप थोड़ा सा अलग होता है, पैरा का थोड़ा सा अलग होता है। रेंज ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बाकी है, तो पढ़ लो ना भाई, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लो। ठीक है, क्या है रेंज में, कुछ भी नहीं है, है ना। चलिए, तो यहां पर क्या बता रहा था मैं, क्यूरी टेम्परेचर। तो अब ये देखिए यहां पर ग्राफ कैसा बनता है, ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्राफ ऐसा गिरेगा यहां पे, और यहां के पैरा के लिए ऐसा हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और ये इस तरह से ऐसा है। तो ये ग्राफ याद रखो, ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ ये है। यहां जो पॉइंट है ना, ये क्यूरी टेम्परेचर है, टीसी। ठीक है, तो अब क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है वो मैं आपको यहां दिखा देता हूं। क्यूरी लॉ देखो, क्यूरी लॉ। तो व्हाट इज द क्यूरी टेम्परेचर, व्हाट हैपेंस अबव द क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो इसी को क्यूरी लॉ बोलते हैं, जो मैंने दिखाया यही क्यूरी लॉ है, ये पूरा का पूरा क्यूरी लॉ है, ये भी क्यूरी लॉ है। तो क्यूरी लॉ के अंदर दो चीजें आती हैं, पैरामैग्नेटिक का टेम्परेचर बिहेवियर और फेरोमैग्नेटिक का टेम्परेचर का बिहेवियर। ठीक है, ये दोनों क्यूरी लॉ के अंदर में आते हैं, ये दोनों किसके अंदर में आते हैं भाई, क्यूरी लॉ के अंदर में आते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो चलिए यहां पे आते हैं। हाँ जी, तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट, ये देख लो।
क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि जिसके ऊपर जब तुम जाओगे तो हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सर ग्रैप रिपीट करो, ग्रैप, कौन सा ग्रैप जी? ग्रैप ग्रैप ग्रैप, ग्रैप में कुछ नहीं करना, बस इसको रट्टा लगा लेना है, ग्राफ, ठीक है, एंजॉय द ग्राफ, बस उसको रट्टा लगा लो, ठीक है। वर पे मला माफ करा, है ना। रेंज ऑफ मैग्नेटिक सेंसिटिविटी बाकी है, वो आप खुद से पढ़ लो, वो मैं नहीं पढ़ाने वाला, आप खुद से पढ़ लो, ठीक है। चले, उसमें कुछ नहीं, वो नहीं पूछते माय डियर, छोड़ दो ना। अब आप बोलोगे सर आपने वो टेबल नहीं बताया हमें, एक ब्लू ब्लू बॉक्स है वो नहीं बताया, एक पर्पल बॉक्स है वो नहीं बताया, एक ग्रीन बॉक्स है, डू यू नो लिखा हुआ है ग्रीन बॉक्स, वो तो आपने बताया नहीं, है ना भैया। ये वन शॉट है, इसमें हर छोटी छोटी चीजों को नहीं दिखा जाता है ना, जितनी मेन चीजें हैं वो हम कवर करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कितने तेजस्वी लोग हैं, पीछे पड़ जाते हैं यार, क्या बोलोगे सर 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 सर, अजीब बात है भैया, है ना। आइए, पूरा हाथी छोड़ के हाथी के पूंछ के पीछे पड़ गए, ठीक है। इतना बड़ा हाथी नहीं दिख रहा, पूंछ दिख रही, ठीक है। चलिए आइए यहां पर, तो ये उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैं क्या बता रहा था, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है उसको याद रख लो बस। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है? तो द टेम्परेचर एट विच डोमेन स्ट्रक्चर गेट्स डिस्ट्रॉयड एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो भैया डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है पैरामैग्नेटिक। तो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो फेरो बन जाता है पैरा, फेरो बन जाता है पैरा, फेरो बन जाता है पैरा, ठीक है। क्यूरी के ऊपर जाओगे, क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जाओगे तो फेरो बन जाएगा पैरा, फेरो बन जाएगा, फेरो बन जाएगा पैरा, फेरो बन जाएगा पैरा, ठीक है। क्यूरी के ऊपर लगभग 1000 केल्विन होता है क्यूरी टेम्परेचर। आयरन के लिए कितना होता है? आयरन के लिए लगभग 1000 केल्विन होता है, ठीक है। शेड्यूल आया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? मनाली, कुल्लू मनाली, नारखेड़े, द फेनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड मैग्नेटिक इज हिस्टेरेसिस, ठीक है। अब थोड़ा हिस्टेरेसिस की बात करते हैं बच्चों, हिस्टेरेसिस, है ना। हिस्टेरेसिस में क्या होता है आइए देखते हैं। कुछ नहीं, ये ग्राफ है, ये एक प्यारा सा ग्राफ है, वो प्यारा सा ग्राफ मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो प्यारे प्यारे ग्राफ में आ जाते हैं, कहीं जगह नहीं छोड़ी है, ठीक है। शील्डिंग आ गई, ठीक है। थोड़ा हिस्टेरेसिस के बारे में बता देता हूं। हिस्टेरेसिस जो है ना वो एक्चुअली ग्राफ होता है, इस तरह से ग्राफ बना रहा हूं, इस तरह से ग्राफ होता है बच्चों। इधर अगर आप देखो तो यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा मैग्नेटाइजेशन है। इसको mz लिखो या कुछ बुक्स में इसको I भी लिखते हैं, दोनों एक ही चीज है। I लिखो या mz लिखो, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल फील्ड के बारे में बता रहा है हमको, एक्सटर्नल फील्ड के बारे में, और ये हमको बता रहा है कि मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो देखा क्या गया कि जब तुम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो मटेरियल मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, हुई हाई, पीछे लेके आओगे हुई हाई, आगे लेके जाओगे हुई हाइया, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये O से जाएगा A से जाएगा, A से B, B से C, C से D, D से, हाँ जी, C से D, D से E, E से F, F से वापस A। तो सेम पाथ फॉलो नहीं करता। जब हम मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं, मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हैं, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा होता है, सेम पाथ फॉलो नहीं करता, सेम पाथ फॉलो नहीं करता। जाएगा एक रास्ते से, वापस आएगा दूसरे रास्ते से, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है क्या हो रहा है? अरे भैया क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, फिजिक्स हो रहा है, ठीक है। चलिए, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजेशन, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस कर्व। इस कर्व को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस कर्व बोलते हैं, ठीक है।
मैं ठीक तो नहीं हूं भैया, ठीक तो नहीं है, कुछ भी यहाँ ठीक नहीं है, ठीक है। ओके जी, बस डांस हो रही है, हाँ जी, ओके। तो ये है हिस्टेरेसिस कर्व। मटेरियल को जब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो इस तरह का कर्व बनता है। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो जी यहां पर दो टर्म से हमारे, एक टर्म हमारा है रिटेंटिविटी, दूसरा टर्म है कोअर्सिविटी, रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी, ठीक है। तो ये जो आपको चीज यहां दिख रही है, मैं आपको दिखा देता हूं, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। ओबी जो है ना, ओबी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड बाकी रह गई है ना, कितनी बाकी रह गई है ना। तो जब गिलास में से पानी पी लिया तो उसके बाद भी कितना पानी गिलास में बाकी रह गया, वही है रिटेंटिविटी। और दूसरा है कोअर्सिविटी, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे ओसी, वो है कोअर्सिविटी। मतलब हमको कितनी मेहनत करनी पड़ी फील्ड को जीरो करने के लिए, फील्ड को जीरो करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, वो है हमारा कोअर्सिविटी, ठीक है। तो रिटेंटिविटी कोअर्सिविटी, रिटेंटिविटी कोअर्सिविटी, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, चलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूं सॉफ्ट आयरन का और सॉफ्ट मटेरियल, हार्ड मटेरियल। और याद रखो हिस्टेरेसिस कर्व सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है, हिस्टेरेसिस कर्व सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है, पैरा और डाया के लिए हिस्टेरेसिस कर्व नहीं होता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फेरो के लिए होता है, ठीक है। और अब यहां पर देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल। तो ये हार्ड मटेरियल है, हार्ड, बहुत ही हार्ड है जी। और दूसरा सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, ऐसा, ये सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट। तो आप देखो जो हार्ड मटेरियल होता है उसका रिटेंटिविटी भी ज्यादा होता है, कोअर्सिविटी भी ज्यादा होता है, रिटेंटिविटी भी ज्यादा होता है, रिटेंटिविटी भी ज्यादा होता है, कोअर्सिविटी भी ज्यादा होता है। जो सॉफ्ट मटेरियल होता है उसका रिटेंटिविटी भी कम होता है, कोअर्सिविटी भी कम होता है। यानी इसको इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हो एंड डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। किसको भाई? सॉफ्ट वाले को। ये जो सॉफ्ट बंदा है, सॉफ्ट बंदे को तुम जैसा मर्जी घुमा लो, है ना। और दूसरा जो हार्ड बंदा है, हार्ड बंदा भैया बहुत मुश्किल होगा इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना। तो ये इजीली मैग्नेट, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में यूज करते हैं सॉफ्ट मटेरियल को। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम क्या चाहते हैं कि जब करंट फ्लो हो तो वो मैग्नेट जैसा काम करे, जब करंट बंद कर दो तो वो मैग्नेट प्रॉपर्टी लूज कर दे। बटन ऑन, करंट मैग्नेट बन जाएगा, और बटन को ऑफ करते ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देना चाहिए। तो वो कहां हो पाएगा भैया? सॉफ्ट मटेरियल जो होता है वो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट रूप में यूज करते हैं, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में यूज करते हैं। और एक आखिरी बात वो ये है कि हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया हमको क्या देता है, ठीक है, ठीक है। मैं कभी सॉफ्ट हूं तो कभी हार्ड हूं, दोनों भी हूं जी, दोनों का अपना अपना मजा है, सॉफ्ट का अलग मजा है, हार्ड का अलग मजा है जी, यस। तो आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस कर्व, देखिए ये हिस्टेरेसिस कर्व है तो इसके अंदर का जो एरिया होता है, ये एरिया हमें क्या देता है? एरिया हमें देता है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। जब मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो एनर्जी का कितना लॉस हो रहा है, तो वही हमको ये एरिया जितना ज्यादा होगा लॉस उतना ज्यादा है, एरिया जितना कम होगा लॉस उतना कम होगा, लॉस ऑफ एनर्जी उतना कम होगा। तो हमको कम एरिया चाहिए, आइडियली हमको एरिया कम से कम चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और लास्टली अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। क्या है? डेफिनेशन पढ़ लो बस। द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एंटरिंग अ रीजन इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक शील्डिंग। मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस ना जाए, ये चोर घर के अंदर आ ना जाए, इसलिए हम यूज करते हैं शील्ड, कवच। मैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम सॉफ्ट मटेरियल नहीं है भैया। अरे भाई सॉफ्ट मटेरियल मतलब सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल।
जैसे सॉफ्ट आयरन जो है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। पर अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील जो है वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सॉफ्ट और हार्ड जो बोल रहे हैं वो दोनों फेरोमैग्नेटिक के अंदर में आते हैं, दोनों फेरो के अंदर में आते हैं। ठीक है, ओके जी। इवनिंग में कौन सा लेक्चर बोल रहे डेली होगा, किस लेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं इवनिंग वाले? अब यहां क्या होता है कि जो आयरन है ना, आयरन बड़ा पसंद है, आयरन, आई लाइक आयरन, आयरन विटामिन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को पसंद होता है। मैग्नेटिक फील्ड बोलता है मुझे आयरन चाहिए, मुझे आयरन चाहिए, मैं आयरन के अंदर जाऊंगा, मैं हवा में नहीं जाना चाहूंगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहां चला जाएगा भैया? ये आयरन से होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को आयरन ज्यादा पसंद है, तो आयरन के अंदर घुस जाएगा और अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर जो है वो मौज चल रही है, अंदर मजे हो रहे हैं, ये एंजॉय। यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं घुस पा रही, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आयरन के अंदर चली जाती है। मैग्नेटिक फील्ड को देखो, आयरन की जो परमियाबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, आयरन मैन, यस। तो आयरन की जो परमियाबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एयर से, हवा से ज्यादा परमियाबिलिटी होती है आयरन की। आयरन ज्यादा वेलकम करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड आयरन के अंदर जाना ज्यादा पसंद करती है एज कंपेयर टू अंदर हवा। ठीक है, तो इसी तरह से शील्डिंग हो जाती है, और शील्डिंग में मजा आ जाता है हमको, है ना। तो अच्छी बात यह है कि सर 20 जनवरी तक छोटे चैप्टर लीजिए, पेपर चालू है। ओके जी, जो हुकुम। तो बच्चों इसी के साथ साथ जो है चैप्टर होता है हमारा फिनिश। शील्डिंग एक बार पढ़ लेना आप, है ना। ये चीजें, जो भी चीजें आज पढ़ाई हैं, ये सारा का सारा आज रिवाइज कर लेना। पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लेना, रिवाइज कर लेना। हो सके तो कुछ पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर लेना, हो सके तो कुछ पीवाईक्यूज भी कर लेना। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। मिलेंगे हम फिर कल, कौन से चैप्टर के साथ वो अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन देखते हैं कोई छोटा सा प्यारा सा चैप्टर आपके लिए लेके आता हूं कल के दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना बस करते हैं। यूजेस आता है क्या? नहीं आता है, फिर भी आप चाहो तो रीड कर लो, बहुत इजी है। यूजेस आप ये रीड कर सकते हो। ठीक है, चलेगा बच्चों, तो मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में।